Hi friends, welcome to our new channel, Crack Next, a step towards free education for all. Let's start today's class. But before that, let's talk about the previous class. Previous class में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, जो हमारे फिजिकल ज्योग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, यूपीएससी ऑप्शनल सिलेबस का सेकंड टॉपिक है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस का सेकंड पार्ट। आइए देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या है। तो ये आपको मैंने बताया था, ये डायग्राम आप लोगों ने पिछले क्लास में भी देखा था और इसके बारे में आप लोगों ने कमेंट भी किया। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है उसमें क्या है? इंडोजेनेटिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। ये हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। उसके बाद ये सडन फोर्सेस आते हैं, वोल्केनिक इरप्शन एंड अर्थक्वेक, इसे भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया था। अभी हमारा अगला टॉपिक है डायस्ट्रॉपिक फोर्सेस, ओरोजेनेटिक फोर्सेस, इपिरोजेनेटिक फोर्सेस, अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट, कंप्रेशनल फोर्सेस एंड क्रिस्टल बेंडिंग। तो आज हम लोग इन टॉपिक को देखेंगे और बाकी के सारे टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। टोटल 3 क्लासेस बनेंगी इस टॉपिक की। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्या है? डायस्ट्रॉपिक फोर्सेस। डायस्ट्रॉपिक फोर्सेस मतलब क्या होता है? स्लो मूवमेंट। स्लो मूवमेंट में वर्टिकल मूवमेंट एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, 2 तरह के मूवमेंट आएंगे, ठीक है। और इसका जो इफेक्ट है काफी लॉन्ग पीरियड के बाद देखते हैं, थाउजेंड्स एंड मिलियन ईयर के बाद। जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, इसको हम लोग काफी लेट टाइम पे देखते हैं, बहुत धीरे धीरे हो रहा है, तो हम लोग अपने लाइफ स्टाइल में नहीं देख पाते। ये काफी स्लो प्रोसेस है। हाउएवर वहीं पे जब हमारा फास्ट फोर्सेस था, सडन मूवमेंट था, उसमें हम लोगों ने वोल्केनिक इरप्शन एंड अर्थक्वेक जैसे फैक्टर को देखा था। अब हमारे पास ये जो है लार्ज एरिया ऑफ ग्लोब को इफेक्ट करता है। ये बातें तो काफी ऑब्वियस है। आगे देखते हैं, ये प्रोड्यूस करता है क्या? मीजो लेवल रिलीफ को। मीजो लेवल रिलीफ क्या होता है? माउंटेन, प्लेन, प्लेट्यूज, लेक्स। मैंने लास्ट क्लास में बताया था मीजो लेवल क्या है, मीजो लेवल रिलीफ क्या है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। डायस्ट्रॉपिक फोर्सेस जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, इपिरोजेनेटिक मूवमेंट एंड ओरोजेनेटिक मूवमेंट। समझ में आई बातें? इपिरोजेनेटिक मूवमेंट एंड ओरोजेनेटिक मूवमेंट। अब देखते हैं इपिरोजेनेटिक मूवमेंट और ओरोजेनेटिक मूवमेंट क्या होता है। ये काफी आसान है, आप एक बार में इसको ध्यान से देखिए, बस समझ में आ जाएगा। इपिरोजेनेटिक मूवमेंट, इपिरो मतलब होता है कॉन्टिनेंट और लैंड, ठीक है। और जेनेटिक मतलब होता है ऑरिजिन और जेनेसिस, जहां से फॉर्मेशन होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग मूवमेंट, जिससे कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन होता है और लैंड का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए, अब ये 2 तरह के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ क्या होते हैं? वर्टिकल मूवमेंट, तो वर्टिकल मूवमेंट में होते हैं, और डाउनवर्ड मूवमेंट। वर्टिकल मूवमेंट 2 टाइप के होते हैं, एक ऊपर जाता है, एक नीचे जाता है। अब देखो यहाँ पे जो आइलैंड है या कॉन्टिनेंट है, ये क्या हो रहा है? इसे देखने से लग रहा है डूब रहा है, तो हम लोग इसको कर सकते हैं ना, सबमर्ज कर रहा है। और ये देखिए इमर्ज कर रहा है। समझ में आ रही बात है? ये सबमर्जेंस हो गया, इमर्जेंस हो गया। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या है हमारे पास? अपवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड मूवमेंट में क्या होता है? अपवर्ड मूवमेंट, इमर्जेंस, अपलिफ्टमेंट ऑफ होल कॉन्टिनेंट पार्ट। जो पूरा कॉन्टिनेंट पार्ट है वो अपलिफ्ट हो रहा है, ठीक है। अपलिफ्टमेंट ऑफ द कोस्टल लैंड एंड कॉन्टिनेंट। यहाँ तक बातें समझ में आई? अब देखो ये अपवर्ड मूवमेंट है। अब डाउनवर्ड मूवमेंट को देखो। डाउनवर्ड मूवमेंट में क्या होता है? सबसिडेंस होता है, मतलब अंदर जा रहा है। सबसिडेंस ऑफ द लैंड एरिया, सबमर्जेंस, यहाँ पे सबमर्जेंस होता है। ये बातें समझ में आई? और ये सी के अंदर जाता है। इसका मतलब अपवर्ड मूवमेंट में इमर्जेंस एंड डाउनवर्ड मूवमेंट में सबसिडेंस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखो। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्या है? ओरोजेनेटिक फोर्सेस। ओरस मतलब होता है माउंटेन एंड जेनेसिस मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन, मतलब यहाँ पे इसका ओरिजिन यू कैन से। तो ओरस एंड ओरोजेनेटिक मतलब माउंटेन फॉर्मेशन। तो ये फोर्सेस क्या करेंगे? माउंटेन का फॉर्मेशन करेंगे। माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे करेंगे? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के थ्रू। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं टेंशनल मूवमेंट, एक होते हैं कॉम्प्रेशनल मूवमेंट। ये देखो यहाँ पे टेंशनल मूवमेंट है और इधर देखो कॉम्प्रेशनल मूवमेंट है। ये आपको देख के, डायग्राम देख के आपको सारी बातें समझ में आ रही होगी, फिर भी मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए टेंशनल मूवमेंट जो होता है उसमें अपोजिट डायरेक्शन होता है। हम लोग बोलचाल की भाषा में बात करते हैं ना, टेंशन हो गया मतलब क्या? आइडियोलॉजी का डिफरेंस हो गया, तो अपोजिट फेस हो गया। तो ये देखो अपोजिट फोर्सेस, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? टेंशन हो रहा है, तो ये टेंशनल मूवमेंट हो गया। इसको डाइवर्जेंस मूवमेंट और डाइवर्जेंस फोर्स भी बोलते हैं। ये क्या क्रिएट करता है? रैप्चर, क्रैक्स, फ्रैक्चर एंड फॉल्ट क्रिएट करता है। मतलब टेंशनल मूवमेंट में फेस अपोजिट होता है,
रैप्चर, क्रैक्स, फ्रैक्चर एंड फॉल्ट क्रिएट करता है। यहाँ तक बातें समझ में आई। देखिए इसके बगल में मैंने एक टेबल डाल के रखा सो दैट कि आप पढ़ने के दरमियान इसे याद कर सकें, और आप इस टेबल को एक बार याद कर सकते हैं। ज़्यादा हार्ड नहीं है, टेबल काफ़ी इजी है। आप एक बार अगर इसको बनाएंगे ध्यान से तो समझ में आ जाएगी सारी बातें आपको। अब देखो टेंशन हो गया। अब हम लोग जब कंप्रेशन की बात करेंगे, टेंशन है यहाँ पे देखो, टेंशन में यहाँ क्लियरली क्या लिखा हुआ, देखो अपोजिट फेस हो गया, अलग अलग हो गया। तो कंप्रेशन की बात होगी तो क्या होगी, गेस करो। सेम। कंप्रेशन में फेसेस क्या होंगे, सेम साइड होंगे। अब देखिए कंप्रेशनल फोर्सेस देखते हैं। कंप्रेशनल फोर्सेस जो होते हैं वो कन्वर्जेंट फोर्सेस को बोलते हैं, और ये काउज करते हैं क्रिस्टल बेंडिंग को। यहाँ पे देखो कन्वर्जेंस में दोनों साइड का फेस सेम है, हो रहा है ना, फेस इधर और इधर दोनों का सेम। तो इसमें हमारे पास दो होता है क्रिस्टल फोल्डिंग, टू टाइप्स, वार्पिंग एंड फोल्डिंग। अब हम लोग देखते हैं वार्पिंग क्या है एंड फोल्डिंग क्या है। देखो सारा बहुत सारा टर्म आ रहा है इसमें, बट टेबल को ध्यान से एक बार देखेंगे ना आप, वीडियो पॉज करके या रोक के टेबल को आप ध्यान से देखेंगे ना तो सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगी। जैसे देखो अभी हम लोग कहाँ पहुंच गए हैं, ये क्लियर हो गया हमारा। देखो क्रिस्टल बेंडिंग पढ़ रहे हैं, वार्पिंग एंड फोल्डिंग में आ गए, ठीक है। उसके बाद ये देखेंगे तो ये पूरा पोर्शन क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रही बातें, काफी आसान है। आइए देखते हैं क्रिस्टल बेंडिंग। क्रिस्टल बेंडिंग क्या है, देखो नाम से पता चल रहा है, क्रिस्टल मतलब क्रिस्टल रॉक, क्रिस्टल रॉक बेंड होगा रिजल्टेंट ऑफ कंप्रेशन एंड टेंजेंशियल फोर्सेस। टेंजेंशियल फोर्सेस एंड कंप्रेशनल फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिस्टल बेंडिंग। समझ में आया। अब देखो ये टू टाइप का होता है, वार्पिंग एंड फोल्डिंग। अब देखो अब हम लोग क्या वार्पिंग देखते हैं, उसके बाद फोल्डिंग देखेंगे। वार्पिंग में क्या होता है, वार्पिंग में भी दो होता है, एक होता है अप वार्पिंग। ये देखो अप वार्पिंग जा रहा है। अब देखो नाम से पता चला अप वार्पिंग, तो अगला क्या होगा बताओ, डाउन वार्पिंग होगा ना। ये अप है तो अगला डाउन हो गया। तो अप वार्पिंग में अपवर्ड राइज ऑफ द क्रिस्टल पार्ट। क्रिस्टल पार्ट क्या होता है, अपवर्ड राइज करता है। एंड डाउन वार्पिंग में क्या होगा, बेंडिंग ऑफ द क्रिस्टल पार्ट, ये डाउन की ओर जाएगा तो उसको बेंडिंग बोलते हैं। इतना बात समझ में आया। देखो अब यही प्रोसेस बार बार अगर होगा, अप वार्पिंग डाउन वार्पिंग, अप वार्पिंग डाउन होगा, अरे लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम में होगा और लॉन्ग एरिया में होगा। लॉन्ग एरिया में बेसिकली, इंटरवल ऑफ टाइम तो नहीं, लेकिन ज़्यादा बड़ा एरिया में होगा तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रॉड वार्पिंग बोलेंगे। यहाँ तक बातें समझ में आई। वार्पिंग में अप वार्पिंग, डाउन वार्पिंग, ब्रॉड वार्पिंग। इसमें आपको क्या याद रखना है, अप वार्पिंग एंड डाउन वार्पिंग याद रखना है। अब ये बड़ा हो गया हम लोग इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रॉड वार्पिंग बोलेंगे। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग फोल्डिंग। देखो यहाँ पे हमारा एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट जा रहा है। देखो वार्पिंग था तो वार्पिंग हम लोगों ने समझ लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या, फोल्डिंग। फोल्डिंग होगा ना, तो आइए हम लोग फोल्डिंग देखते हैं। अब फोल्डिंग थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसको ध्यान से देखना, सब समझ में आ जाएगा, उतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। फोल्डिंग में क्या होगा, देखो बकलिंग एंड स्क्वीजिंग ऑफ क्रिस्टल रॉक। मतलब स्क्वीज मतलब दबाना एंड बकल अप करना, किसको, क्रिस्टल रॉक को, बाय कन्वर्जेंट फोर्सेस। ठीक है, कन्वर्जेंट फोर्सेस की वजह से जो होता है। अब देखो फोल्ड्स में ये वेव लाइक स्ट्रक्चर होगा, वेव लाइक बेंड, इस टाइप का होगा, वेव लाइक स्ट्रक्चर होगा। वेव लाइक बेंड फॉर्म ड्यू टू इन क्रिस्टल एंड द टेंजेंशियल कंप्रेसिव फोर्सेस ड्यू टू रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द इंडोजेनेटिक फोर्सेस। देखो इसको फिर से एक बार मार्क करता हूँ, काउज्ड बाय द इंडोजेनेटिक फोर्सेस। इंडोजेनेटिक फोर्सेस के कारण होता है, ऑरिजिनेटिंग विद इन द अर्थ। देखो काफी अच्छे से लिखा है यहाँ पे, ध्यान देना। इंडोजेनेटिक फोर्सेस अर्थ के अंदर से आ रहा है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, इसके वजह से कंप्रेसिव फोर्सेस, और उसके वजह से हमारा बेंड बन रहा है। समझ में आई बातें। अब आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स। मैंने बोला था फोल्डिंग थोड़ा बड़ा है तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगे, तो आइए इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स में हमारा क्या है, एंटीक्लाइन। एंटीक्लाइन क्या होता है, देखो एंटीक्लाइन ये पोर्शन को बोलते हैं एंटीक्लाइन, ठीक है। तो एंटीक्लाइन हो गया, और इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, सिंक्लाइन। सिमेट्रिकल एंटीक्लाइन, एसिमेट्रिकल एंटीक्लाइन। सिमेट्री मतलब तो आपको पता ही है, इक्वल पार्ट में जो डिवाइड हो सकता है वो सिमेट्रिकल होता है। तो ये आपको हो गया सिमेट्रिकल, ये एंटीक्लाइन हो गया, ये सिंक्लाइन हो गया। और ये जो लिम्ब है ना, ये साइड है, देखो इसको मैं क्लियर करके आपको फिर से दिखाता हूँ। ये पोर्शन इसको हम लोग लिम्ब बोलते हैं। समझ में आई बात। अब देखो ये हो गया लिम्ब, एंड मिडिल लिम्ब किसको बोलते हैं, देखो इसको बड़े बार, मिडिल लिम्ब शेयर बिटवीन एंटीक्लाइन एंड कंपेनियन सिंक्लाइन, मतलब इसके और इसके बीच को इसको मिडिल लिम्ब बोलते हैं। समझ में आए। अब देखो ये एक्सियल प्लेन देखो, ये इसको विजुअलाइज करो 3D में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मतलब नेक्स्ट टर्म हमारा एक्सियल प्लेन है। तो आइए देखते हैं एक्सियल प्लेन क्या है। देखो एक्सियल प्लेन हो गया, आल्सो कॉल्ड एक्सिस ऑफ एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन। एक्सियल प्लेन आपको समझ में आया, वो मैंने लास्ट डायग्राम में बताया। तो देखो ये रहा आपका एक्सियल प्लेन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड। देखिए
इसमें अब देखो एंटीक्लाइन, बहुत सारा एंटीक्लाइन इस पोर्शन को बोलते हैं, सिंक्लाइन इस पोर्शन को, मतलब बहुत सारा एंटीक्लाइन सिंक्लाइन मिलके जब इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है। देखो इमेज देखो आप क्लियर, तो इस ये जो बड़ा वाला पोर्शन इसको बोलते हैं एंटीक्लोनियम और इसको बोलते हैं सिंक्लोनियम। ये बातें समझ में आई, एंटीक्लोनियम सिंक्लोनियम, ये सब टर्म इसको आप देख लो, ये आपको एग्जाम लिखने में बहुत हेल्पफुल होगा। अब हम लोग डिप देखते हैं क्या होता है। देखिए डिप क्या है, इंक्लिनेशन ऑफ रॉक, कोई रॉक इंक्लाइन है, कितना इंक्लाइन है, इंक्लिनेशन ऑफ रॉक बेंड विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में जितना इंक्लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। ठीक है, अब देखो क्लोनीमीटर एक डिवाइस होता है जिससे हम लोग एंगल ऑफ डिप को मेजर करते हैं। डायरेक्शन ऑफ द मैक्सिमम स्लोप डाउन अ बेंडिंग प्लेन, ये मैक्सिमम जो मैक्सिमम होगा, जैसे इस टाइप का होगा, इस टाइप का होगा, इस टाइप का होगा, लेकिन जो हमारा मैक्सिमम होगा उसको हम लोग मेजर करेंगे तो एंगल ऑफ डिप होगा। एंगल ऑफ डिप प्लस डायरेक्शन ऑफ स्लोप, ये किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, जिधर इसका फेस होगा उस हिसाब से हम लोग इसको नाम देंगे। ठीक है, ये नॉर्थ डायरेक्शन में हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब फोल्ड्स को देखिए, फोल्ड किस पे डिपेंड करता है, फोल्ड ऑफ द रॉक तीन कुछ फैक्टर पे डिपेंड करता है। देखते हैं किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। फर्स्ट हमारा है नेचर ऑफ द रॉक, जाहिर सी बात है जितना नेचर रॉक जितना हार्ड होगा उसी हिसाब से उसका फोल्डिंग होगा ना। इंटेंसिटी एंड द नेचर ऑफ कॉम्प्रेसिव फोर्सेस, जितना फोर्स लगेगा उस हिसाब से भी हमारा फोल्डिंग होगा, कॉम्प्रेसिव फोर्सेस पे भी डिपेंड करेगा। ये सब ऑब्वियस सी बातें हैं, बट आप इसको एक बार ध्यान से लिखिएगा, याद कीजिएगा तो तुरंत याद हो जाएगा। ड्यूरेशन और ऑपरेशन, मतलब कितना देर के लिए फोर्स लग रहा है, इस पे भी डिपेंड करेगा। देखो अभी तक तीनों में कोई भी नया पॉइंट मिला, कोई नया पॉइंट नहीं है, सब नॉर्मल सा है। नेचर ऑफ द रॉक, इंटेंसिटी एंड द कंप्रेसिव फोर्सेज, ड्यूरेशन एंड ऑपरेशन ऑफ कंप्रेसिव फोर्सेज। अब हमारा एक है इलास्टिसिटी ऑफ द रॉक, ये थोड़ा सा अच्छा पॉइंट है। देखो इलास्टिसिटी मतलब क्या होगा, सॉफ्ट रहेगा तो मोर इलास्टिक होगा, और इंटेंस फोल्डिंग होगा। सॉफ्ट होगा मतलब ज्यादा जब जाएगा तो ऐसे ऐसे हो जाएगा, इमेज दिख रहा है ना आपको, तो ये क्या हो जाएगा, इंटेंस फोल्डिंग हो जाएगा। रिजिड रहेगा तो लेस इलास्टिक रहेगा और मॉडरेट फोल्डिंग होगा, और इसे मॉडरेट फोल्ड। देखो ये रिजिड का एग्जांपल है और ये सॉफ्ट का एग्जांपल है, मतलब यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ रॉक पे भी डिपेंड करता है। मतलब नेचर ऑफ रॉक, इंटेंसिटी एंड रॉक, ड्यूरेशन एंड ऑपरेशन ऑफ द कंप्रेसिव फोर्सेज एंड इलास्टिसिटी ऑफ द रॉक। यहाँ तक बात समझ में आई। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए टाइप्स ऑफ फोल्ड हमारे पास कितने तरह के टाइप्स ऑफ फोल्ड हमारे पास होते हैं, सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, मोनोक्लिनिक, आइसोक्लिनिक, रिकम्बेंट फोल्ड, ओवरटर्न, प्लंज फोल्ड, फैन फोल्ड, ओपन फोल्ड एंड क्लोज फोल्ड। आप इस डायग्राम को देखिए, ये डायग्राम बहुत ही बेसिक एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार जरूर प्रैक्टिस कीजिए। इसको एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो सारा फोल्ड आपको याद हो जाएगा इसको बनाने के दरमियान ही। अब देखिए आप इसको सिंपल समझिए, ये सिमेट्रिक है, उसके बाद क्या आएगा, एसिमेट्रिक आएगा, इधर से हम लोग इधर से फोर्स लगा रहे हैं तो उसके बाद क्या, ओवरटर्न, उसके बाद रिकम्बेंट, उसके बाद जब ब्रेक हो जाएगा तो नैप हो जाएगा। नैप हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो फोल्ड को देखते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ फोल्ड आ गया हमारे पास। टाइप्स ऑफ फोल्ड में क्या, सिमेट्रिकल फोल्ड। सिमेट्रिकल फोल्ड मतलब क्या, देखो ऐसे है और इसका लिम्ब सेम एंगल पे होगा, सेम एंगल ऑफ टिप होगा। तो लिम्ब इंक्लाइन यूनिफॉर्मली, कंप्रेसिव फोर्स और वर्क रेगुलरली, मतलब इधर से फोर्स लग रहा है और इधर से फोर्स लग रहा है, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिकल बन गया। और सेम अगर इधर से फोर्स ज्यादा लग रहा है तो क्या हो, एक तरफ से फोर्स ज्यादा लग जाएगा तो क्या होगा, एसिमेट्रिकल बन जाएगा। देखो अनइक्वल एंड इरेगुलर लिम्स हो गया, तो ये एसिमेट्रिकल हो गया, ये सिमेट्रिकल हो गया। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, कमेंट कीजिए। और लास्ट क्लास का ये किसी को नहीं समझ में आ रहा तो वो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं बता दूंगा किसी भी क्लास का, इस क्लास का या लास्ट क्लास का जो भी नहीं समझ में आ रहा आप जस्ट कमेंट में, मैं बता दूंगा आपको। चलिए नेक्स्ट है हमारा मोनोक्लिनिक फोल्ड। इसमें क्या होता है ना कि देखो फोर्स को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं तो ये स्टेयर्स लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, स्टेयर जैसा हो जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोक्लिनिक फोल्ड बोलते हैं। ठीक है, अनइक्वल हॉरिजॉन्टल कंप्रेसिव फोर्सेस द बोथ साइड, वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द फोर्सेस, ये इसका है टॉपिक। आप इसको एक बार देखो समझ में आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया, मोनोक्लिनिक फोल्ड हो गया। और ये देखो आइसोक्लिनिक क्या होता है, जब दोनों तरफ से फोर्सेस बराबर लगती है, इधर से भी और इधर से भी, तो ये पैरेलल हो जाता है। ये जो है ना फोल्ड एंटीक्लाइन सिंक्लाइन, तो ये दोनों पैरेलल हो जाता है। देखो बोथ सिम्स आर पैरेलल बट नॉट हॉरिजॉन्टल, पैरेलल हो गया बट नॉट हॉरिजॉन्टल, तो ये आपका कौन हो गया, वेरी स्ट्रांग कंप्रेसिव फोर्सेस जब लगते हैं तो आइसोक्लिनिकल फोल्ड हो गया। नेक्स्ट स्लाइड को हम लोग देखते हैं। टाइप्स ऑफ फोल्ड में देखिए नेक्स्ट में क्या, रिकम्बेंट फोल्ड। अब इधर का फोर्स हम लोग प्रेशर और ज्यादा बढ़ाते हैं, देखो इधर, तो ये देखो पैरेलल लाइक स्ट्रक्चर बना, लिम्स आर पैरेलल। अब ये इसके पैरेलल होने लगेगा, हो रहा ना पैरेलल, देखो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकम्बेंट फोल्ड बोलते हैं। समझ में आया। अब देखिए ओवरटर्न, और अगर हम इधर के प्रेशर को और ज्यादा बढ़ा देते हैं, इंटेंस कंप्रेसिव फोर्सेस और ज्यादा बढ़ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरटर्न फोल्ड बोलते हैं। आप इसका एक बार डायग्राम देखो
और डायग्राम को याद करने की कोशिश करो तो आप एग्जाम में भी लिख दोगे। और ये बेसिक आपका डायग्राम है, ये जो डायग्राम है ना, ये यहाँ पे बेसिक डायग्राम है, इसको एक बार बनाना बहुत ही जरूरी है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। तो रिकम्बेंट फोल्ड हो गया हमारा, ओवरटर्न फोल्ड हो गया। अब देखिए हमारा प्लंज फोल्ड है। जब ओवरटर्न फोल्ड को और ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे और वो घूम जाएगा तो प्लंज फोल्ड हो जाएगा। अगर आपको इसका डायग्राम चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स कर दीजिएगा, मैं इसका डायग्राम डाल दूंगा। उस टाइम मैंने डायग्राम इसका पता नहीं भूल गया था मैं डालना। चलिए आगे देखते हैं। फैन फोल्ड। फैन फोल्ड क्या होता है? देखिए ये होता है फैन लाइक स्ट्रक्चर। आपने फैन देखा होगा ना, हाथ वाला जो पंखा होता है, तो उसी टाइप का देखो ये यहाँ से इस टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैन फोल्ड बोलते हैं। एंटी क्लाइंट सिंक्लाइन होता है, रिजेंबल्स एज ए फैन, ठीक है, कॉल्ड एंटीक्लोनियम एंड सिंक्लोनियम बनाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैन फोल्ड बोलते हैं। काफी आसान है, एक बार आप डायग्राम देखो तो याद आ जाएगा। अब देखो दो और टाइप का फोल्ड है। क्या फोल्ड है? देखो ओपन फोल्ड, वेव लाइक फोल्डिंग। इसमें क्या है, इसका जो एंगल है ना, ये एंगल मोर देन 90 और 180 के बीच में होता है, यानी ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है। देखो ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, तो इसको ओपन फोल्ड बोलते हैं। सेम थिंग अगर यहाँ पे एक्यूट बनाएगा, छोटा एंगल बनाएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोज फोल्ड बोलेंगे। इंटेंस एंड द कंप्रेसिव फोर्स एंगल बिटवीन लिम्स एंड द एक्यूट एंगल, तो ये हो गया आपका एक्यूट एंगल हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोज फोल्ड बोलते हैं। समझ में आ रही है बातें? चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारा, तो खत्म हो गया हमारा क्लास, कोई बात नहीं। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे लिखा है नैपी पढ़ेंगे, फोल्ड पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फोल्ड पढ़ेंगे, रिफ्ट वैली एंड ग्रैबन पढ़ेंगे। ये हमारा स्लाइड खत्म हो गया, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में पढ़ेंगे, नैप एंड फोल्ड और टाइप्स ऑफ फोल्ड। टाइप्स ऑफ फोल्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अर्थक्वेक के बारे में, अर्थक्वेक भी पढ़ेंगे तो भी इसका रेफरेंस आएगा, रिफ्ट वैली एंड ग्रैबन आएगा। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को आज एंड करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट, please support us so that we can stream online and clear all your doubt while class is going on, ठीक है। और your suggestion is most valuable thing for us। आपका सजेशन जो होगा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आपके सजेशन से हम कुछ सुधार करने की कोशिश करेंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। टेक केयर।